चलो फिर देख रहे हैं। मेरा स्क्रीन तो अभी तुमको नहीं दिख रहा है। सर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स भी आधा चैप्टर हुआ, आधा बाकी। देखो ना, इसको पहले कंप्लीट करें ना। यस। दिख रहा है क्या मेरा स्क्रीन? तो आज हम मास देखने वाले हैं। ये सब कंप्लीट हो चुका है। मास और वेट में क्या अंतर है? देखो, कभी भी मास चेंज नहीं होगा। 2 kg अगर तुम्हारा मास है अर्थ पे, ठीक है, तो 2 kg ही कहाँ पे होगा? मून पे होगा। लेकिन वेट वेट अगर तुम्हारा 2 kg है, ठीक है, तो मून पे क्या होगा इसे समझो। अगर वेट अर्थ पे 6 kg है, तो मून पे जो होगा तुम्हारा 1 kg हो जाएगा। ठीक है, ये तो फिर दोनों में अंतर क्या है? वेट डिपेंड करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। mg है वेट। वेट को न्यूटन में मापते हैं, ठीक है। मास इंटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे मास इंटू ग्रेविटी वेट है। लेकिन मास क्या है? कांस्टेंट है। तो ही देखते हैं। वी हैव लर्न प्रीवियस चैप्टर दैट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेजर्स ऑफ क्या है? इनर्शिया। देखे थे ना कि मास जो है इनर्शिया को मेजर करता है। अगर एम भी मास इंटू वेलोसिटी, अगर बढ़ रहा है तो भी ही ना चेंज होगा, मास कोई ऑब्जेक्ट का थोड़े चेंज हो जाएगा। ये द ग्रेटर इज इनर्शिया, मतलब ग्रेटर इज क्या है? मास। ट्रक वाला एग्जांपल दिए थे। अगर ट्रक धक्का मारता है, ठीक है, अगर ट्रक धक्का मारता है और साइकिल धक्का मारता है, दोनों का स्पीड सेम है, तो किसका प्रभाव जोर से पड़ेगा? ट्रक का पड़ेगा, क्योंकि ट्रक का मास क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, इस कारण से तो ही कह रहा है द मून और इवन आउटर स्पेस, दस द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज क्या है? कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो समय या स्थान स्थान पे क्या होता है? मास चेंज नहीं होता है, लेकिन वेट वेरी करता है। अभी बताए, फोर्स है, वेट एक्चुअली है क्या? फोर्स है, मास इंटू एक्सेलरेशन। और रियल में देखें, जो मापते हैं हम लोग, तो क्या होता है? मास इंटू ग्रेविटी। मास को कहाँ मापते हैं? मास को मापते हैं बीम बैलेंस से। ये जो तराजू होता है ना, ये वाला, इस पे जो 2 kg रख दो बटखारा और सामान रख दो यहाँ पे, ये बीम बैलेंस। तो ये तुम्हारा क्या है? मास है। और वेट जो मापते हैं वो किससे मापते हैं? स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है, किससे मापते हैं? स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस से। लेकिन उतना फर्क नहीं पड़ता है अर्थ पे, इसलिए मोटा मोटी सेम मान लेते हैं। लेकिन कल देखे थे कि पोल पे और इक्वेटर पे दोनों में क्या है? अंतर पड़ रहा था। पोल नज़दीक था क्योंकि धरती चपटा हुआ है। हाँ, धरती जो है इस तरह से चपटा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा? डिस्टेंस कम होता था तो पोल पे ग्रेविटी ज़्यादा लगेगा, तो पोल पे वेट क्या होता था? ज़्यादा। और इक्वेटर पे कम होता था। लेकिन उतना का फर्क नहीं पड़ता है, तो मोटा मोटी मान लेते हैं क्या। लेकिन अगर बहुत कीमती सामान हो, तब क्या करते हैं? तब इससे नहीं मापेंगे, किससे मापेंगे? मास से मापेंगे, बीम बैलेंस। ठीक है, ये तो एज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फोर्स क्या है? तो वेट चेंज होता है कैसे? क्योंकि जी क्या होता है? चेंज होते रहता है। जी वैरी करता है, इसीलिए वेट भी क्या होगा? चेंज करेगा। और देखो, वेट के साथ भी क्या लग रहा है? एम जी। मास कांस्टेंट है, जी वैरी करता है, तो वेट वैरी करेगा। और जो बताए कि अर्थ और मून पे वैरी करेगा, वो कम क्या करेगा? वेट। मास कांस्टेंट रहेगा।
ठीक है, तो एज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज क्या है, फोर्स इज क्या है, सेम। मास और ऑब्जेक्ट में क्या अंतर हुआ सर? वो दोनों तो सेम ही हुआ ना। क्या है, मास भी तो मतलब वजन यही सब हुआ, वेट भी तो वही हुआ ना। नहीं, वेट के साथ देखो mg लगा हुआ है, वेट के साथ mg लगा हुआ है, मास ये है तुम्हारा, और उसके साथ g लगा हुआ है, ग्रेविटी। मोटा मोटी सेम होता है, लेकिन वेट और मास क्या है, दोनों डिफरेंस है। 2 kg इधर बटखारा और सामान रख के जो तौलते हैं वो क्या है, मास है। लेकिन स्प्रिंग बैलेंस पे जो जाते हैं गांधी मैदान में और उस पर चढ़ के देखते हैं कि कितना केजी हुआ, वो क्या है, स्प्रिंग बैलेंस। वहाँ ग्रेविटी काम करती है, वहाँ वेट मपाता है। समझ में आया। स्प्रिंग खराब हो जाएगा जल्दी वो, तो क्या करेगा, ज़्यादा बताने लगेगा, लेकिन बीम बैलेंस में कभी भी ज़्यादा नहीं बताएगा। इसलिए बीम बैलेंस से सामान लेने में फ़ायदा है उसमें। हाँ, बटखारा अगर कम तौल रहा है तो वो अलग बात है। समझ में आ गया यहाँ पे। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून अभी बता दिए, 1/6 होता है। तो ये बता रहा है कि 1/6 होता है यहाँ पे। अट्रैक्ट ईच अदर, ये मून और अर्थ अट्रैक्ट करता है, तो WM वेट ऑन मून है। लेट द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी mm, मून पे जो मास है वो क्या है, mm, और WM है तुम्हारा वेट है। तो वेट क्या होगा मून पे, हल्का हो जाता है चूंकि ग्रेविटी वहाँ पे कम है। तो WM वेट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, G इंटू mm, मास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून, और क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। m ये क्या है, केबल जो m है वो कहाँ पे है, अर्थ पे है। और r स्क्वायर क्या है, मून और उसके बीच का जो डिस्टेंस है तुम्हारा, ये। तो क्या देखा जा रहा है, देखो m यहाँ पे, अर्थ पे अगर इतना है तो मून पे इतना हो जा रहा है, लगभग लगभग क्या है, 1/6 हो रहा है कि नहीं। तो वही कह रहा है कि फ्रॉम इक्वेशन से हम ये देखें कि WE वेट ऑन अर्थ ऐसे निकालते हैं और वेट ऑन मून इस तरह से, तो क्या देखें कि फर्क पड़ जाता है। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून क्या होगा, G, एक्चुअली ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, वेट है। तो क्या हो जाएगा कि अर्थ पे जो वेट है उसका, तो अर्थ पे वेट क्या है, मून पे वेट क्या है, देखो तो मून पे मास ये, ठीक है, मास ऑन मून, तो मास ऑन मून इंटू m क्या होगा अर्थ पे, ये कह रहा है, ठीक है, m अपॉन क्या, तो जो तुम्हारा रेडियस है इसका बात ये कर रहा है। ये मून है, ठीक है, और यहाँ पे रखा हुआ है कोई ऑब्जेक्ट छोटा सा, क्या है, छोटा सा ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो मून ही का ना केवल रेडियस देखेंगे, मून पे अगर रखा हुआ है तो। समझ में आया, नहीं आया तो बोलो। ये मून है और ऑब्जेक्ट मून पे रखा हुआ है, तो रेडियस क्या देखेंगे, सेंटर ऑफ मून से r, और r दिया हुआ है 1.74 इंटू 10⁶। तो ये निकाले तो वेट ऑन मून क्या निकला, इतना निकला। ठीक है, इसका वैल्यू पता है 6.67 इंटू 10⁻11। टोटल रखा तो, और वेट ऑन अर्थ क्या निकला, ये 1.47 इतना इंटू 10⁻11। सर छोटा है बड़ा है, छोटा नहीं है, देखो यहाँ 10⁻10 है और ये क्या है 10⁻11 है, तो कौन बड़ा है, 11 है। ये 2.4 इंटू इतना हो गया, और अगर इसको 10 के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे,
इसको 10 के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो तो इसको लिखेंगे 14.74 इंटू 10 टू द पावर क्या 10। तो देखो तो सात लगभग 6 गुना नहीं हो गया। तो वही कह रहा है कि अगर कुल निकाले हैं इस तरह से वेट ऑन मून और वेट ऑन अर्थ निकालते हैं तो 1/6 होता है मोटा मोटी। इस चीज़ को लिख लेना कॉपी में, ऐसे ज़रूरत नहीं है कहीं नहीं पूछेगा। तो बस जैसे ही अगर तुमको दे दिया है कि 36 kg कहाँ पे है, अर्थ पे है, तो बताइए कि मून पे कितना होगा, तो क्या बोलेंगे 1/6 हो जाता है, इंटू 36 कर दो, 6 kg हो जाएगा मून पे। देखो अब यहाँ पे एग्जाम्पल है, अरे मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट 10 kg, कुछ नहीं बोला है। व्हाट इज द वेट ऑन अर्थ, क्या हो जाएगा 10 kg मास है, वेट क्या हो जाएगा, तो वेट तुम्हारा क्या होता है mg, यही ना होता है, मास 10 g 9.8 कितना हुआ 9 किलो 800 ग्राम, यही ना हुआ केजी 9.8 kg। तो देख रही हो वेट और मास में कितना अंतर पड़ जा रहा है 98 न्यूटन यहाँ पे आया, ठीक। तो अंतर पड़ता है। एन ऑब्जेक्ट वेट 10 न्यूटन व्हेन मेजर्ड ऑन सरफेस ऑन अर्थ, अर्थ के सरफेस पे मापते हैं तो 10 न्यूटन आया, इसी को हम लोग 10 kg बोल देते हैं, ठीक है। व्हेन मेजर्ड ऑन सरफेस ऑफ मून क्या होगा, तो बस जितना अर्थ पे है उसका 6 भाग 1/6 इंटू ये, तो माप लो कितना हो जाएगा 1 पॉइंट समथिंग 1.67 न्यूटन। तो कोई बड़ा चीज़ था नहीं। व्हाट इज आर द डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेट, मास और वेट में क्या अंतर है, तो मास क्या होगा कांस्टेंट होता है, क्या होता है कांस्टेंट होता है, लेकिन वेट क्या करता है वैरी करता है, ठीक है। वेट वैरी करता है, मास वैरी नहीं करता है। वाई इज द वेट डिपेंड करता है किस पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी पे डिपेंड करता है, ठीक है ये। वाई इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट 1/6 ऑन इट्स, क्या है अर्थ पे 1/6 क्यों है, क्योंकि ग्रेविटी क्या है 1/6 है, अर्थ पे ग्रेविटी और मून पे ग्रेविटी कितना है 1/6 है, इसीलिए हो गया तुम्हारा ये। अगर ये ज़्यादा नंबर में क्वेश्चन आ जाता तब क्या करते हैं, तब ये वाला रख देते, समझ में आया। फॉर्मूला के साथ इसको हम रख देंगे, चार्ट दिया हुआ है यहाँ पे इसको, लेकिन आएगा ही नहीं, कन्फर्म में नहीं आएगा। थ्रस्ट एंड प्रेशर क्या होता है इसको समझो। थ्रस्ट क्या होता है, देखो परपेंडिकुलर फोर्स को क्या बोलते हैं थ्रस्ट, एकदम लग रहा है यहाँ पे, ये क्या है थ्रस्ट। नीचे से अगर लग रहा है परपेंडिकुलर फोर्स उसको क्या बोलेंगे अप थ्रस्ट, ठीक है। बायोन्सी भी अप थ्रस्ट है, क्या है बायोन्सी, बायोन्सी क्या है जो पानी लगाता है हम पे, पानी क्या करता है सरफेस है तुम्हारा यहाँ पानी का और हम यहाँ पे होते हैं, या बक्सा है कोई, तो एकदम पूरा का पूरा इस तरह से स्ट्रेट रहता है, तो क्या लगा रहा है बायोन्सी, और ये क्या है अपथ्रस्ट है, ठीक है अपथ्रस्ट है। तो समझ में आ गया। प्रेशर है तो दोनों देखो परपेंडिकुलर फोर्स, तो वो तो हो गया तुम्हारा थ्रस्ट, लेकिन फोर्स क्या प्रेशर ही तो है, तो प्रेशर क्या है तुम्हारा, प्रेशर ऐसे भी लग सकता है, इधर भी लग सकता है, इधर भी लग सकता है, कैसे भी, तो प्रेशर क्या बोलते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया,
ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, प्रेशर। हाँ, देखो तो जरा सा, फोर्स पर यूनिट एरिया, एरिया को अगर हम घटा देंगे तो प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा? क्या वो घटा देंगे? हाँ, एरिया को कम कर दो तो टोटल वैल्यू कमेगा कि बढ़ेगा? टोटल वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। नीचे वाला कमेगा, फिर वही बात, 8/16 है और 8/20 है और 8/8 तुम्हारा 2 है, कौन बड़ा है? पहले ये था 8/20, जब नीचे हम बढ़ाए तो टोटल वैल्यू घट गया, नीचे जब घटाए तो टोटल वैल्यू, काहे कंफ्यूज कर रही हो, ये तो आसान है, कल ही बताया इतना। अगर नीचे का वैल्यू हम बढ़ाते हैं तो टोटल वैल्यू क्या होता है, घटता है। 8 आम में 20 आदमी, 8 आम में 2 आदमी, बड़ा किसको मिलेगा? 8/2। 8/2 को। यही कहना चाह रहे हैं कि अगर एरिया को घटा दो तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स बाई एरिया। यानी कल के हिसाब से देखें तो क्या है, प्रेशर और फोर्स दोनों ऊपर है, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो ये समझ में आ गया तुमको कि प्रेशर जो अब देखो, कील का यूज क्यों करते हैं, कील चला जाता है दीवार में, कील को जब ठोकते हैं तो दीवार में चला जाता है, लेकिन कोई मोटा रॉड को ठोकते हैं तो नहीं जाता है, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि एरिया उसका क्या है, ज़्यादा है। हाँ, सेम फोर्स अगर लगाते हैं तो यहाँ पे प्रेशर क्या है, कम है, और सेम ही फोर्स लगाए यहाँ पे प्रेशर क्या है, ज़्यादा है। तो एरिया घटाने बढ़ाने से सर्कस में दिखाएगा कि हाथी पार कर गया शरीर पर, या बड़ा सा पत्थर रख दिया छोटा सा शरीर पे, कैसे रखता है, तो देखना कि पटरा रख देता है, काठ का जो है, वुड का, क्या कर दिया वो, एरिया बढ़ा दिया तो प्रेशर घट गया। जो हम लोग का बैग का बंदा जो होता है, जो कंधा पे रखते हैं, वो चौड़ा क्यों होता है, एरिया बढ़ा देता है, प्रेशर घटा देता है। लड़की लोग का बंदा क्या है, एकदम सा पतला होगा, इस तरह का रहेगा, इससे भी पतला रहेगा, ठीक है, वो लोग का बैग का, तो लोग का बैग का साइज भी देख लो, छोटा सा रहता है। समझ में आया? लेकिन अगर बड़ा बैग है तो फीता क्या होना चाहिए, चौड़ा होना चाहिए, ताकि प्रेशर कम लगे। क्लियर है? तो बस यही है, प्रेशर समझ में आ गया, फोर्स पर यूनिट एरिया लिख लो, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। लिखा हुआ भी यहाँ पे, फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर है एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर तुम्हारा है फोर्स इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, उसको क्या बोलते हैं, थ्रस्ट। अगर 90 डिग्री पे है तो परपेंडिकुलर दीवार पे भी कांटी ठोकते समय हो सकता है, वो भी क्या है, थ्रस्ट है। तो समझ में आया, थ्रस्ट और प्रेशर एक ही चीजवा है, एगो परपेंडिकुलर है, एगो इधर भी हो सकता है। यू शुड क्या है, यू स्टैंड ऑन क्या, लूज स्टैंड योर फीट डीप इनटू सैंड। जब हम ऐसे ही रहते हैं, लूज सैंड पे रहते हैं, तो हमारा फीट क्या होता है, धंस जाता है। यू फाइंड दैट क्या है, योर बॉडी विल नॉट गो दैट डीप इन द सैंड। मतलब वही बात कांटी वाला है कि हमारा पैर तो धंसता है लेकिन पूरा शरीर नहीं जाता है, क्यों? क्योंकि शरीर का एरिया ज़्यादा है, ठीक है। तो यही यहाँ पे बता रहा है कि
प्रेशर बराबर थ्रस्ट बाई एरिया। थ्रस्ट क्या है? परपेंडिकुलर फोर्स है। तो समझ में आया, फोर्स अपॉन एरिया जो है तुम्हारा प्रेशर है। थ्रस्ट को फोर्स को लिखना है एफ अपॉन ए, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया। कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रेशर 90 डिग्री ही होगा, आटी को हम ऐसे भी ठोक सकते हैं दीवार में, ठीक है। तो ये एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होगा? सिंस फोर्स अपॉन एरिया है तो एरिया का एसआई यूनिट क्या होगा? मीटर स्क्वायर। और फोर्स का न्यूटन, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर लिख लो इसका। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और जो प्रेशर का आविष्कारक है वो कौन है? पास्कल, इसी को पास्कल बोलते हैं। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड पास्कल, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, लिख लियो। अ ब्लॉक ऑफ वुड इज केप्ट ऑन टेबल टॉप। टेबल टॉप पे रखा हुआ है एक ब्लॉक ऑफ वुड। मास ऑफ वुडन ब्लॉक इज 5 किलो, 5 kg मास है। एंड डायमेंशन जो है ये है 40 इंटू ये, और ये डायमेंशन है। ये 40 इंटू 20 है। फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड, बोल रहा है कि प्रेशर निकालिए, तो कैसे निकालेंगे? और क्वेश्चन है सर? क्या है? हाँ, ऊपर में और क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि वुडन बॉक्स टेबल ऑन टॉप, बोला कि एक बार अगर ऐसे रखा हुआ है तब निकालिए, एक बार ऐसे रखा हुआ है तब। तो सबसे पहले फोर्स निकाल लो। एफ बराबर क्या होगा? एम इंटू जी। तो एम तुम्हारा 5 kg है, इंटू जी 9.8 है। आसानी के लिए क्या करें, 2/2 से क्या करें, ऊपर नीचे गुना कर दें। तो ऊपर क्या हो जाएगा? 98। 5 इंटू 10 होगा ना, 5 इंटू 2 9 10, तो 98/2 कितना हो गया? 49 हो गया ना तुम्हारा। तो 49 हमको फोर्स निकल गया। एरिया हमको बोला है कि एक बार ऐसे रखे हैं तब निकालिए। तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स 49, एरिया क्या हो जाएगा? 20 इंटू 10, कितना हो गया? 24 दूना 48। हम अगर इसको काटते हैं तो 24.5 अपॉन 100 कितना आया? 0.245 न्यूटन। समझ में आया? नहीं आया तो नहीं बोलो। आ गया? हाँ। तो फोर्स तो समझ में आ गया कि 49 आया। और नीचे एरिया, तो फोर्स अपॉन एरिया, एरिया क्या है? 20 इंटू 10, 20 इंटू 10 कर दिए। तो हम इसको काटने के लिए आसानी के लिए 24 दूना 48। देखो कुछ हम बड़ा चीज़ इसमें किए नहीं, यहाँ नहीं तुमको समझ में आया, चलो फिर से देखते हैं। ठीक है, ये तो ये क्या हो गया? हम इसको वही चीज़ लिखे हैं, 49/2 इंटू 100 इसको कह सकते हैं कि नहीं? तो 24 दूना 48, 24.5 होता है कि नहीं अगर 2 से काटेंगे तो हम डायरेक्ट लिख दिए थे 24.5/100। इसको लिखेंगे तो वही चीज़ नहीं आएगा। इतना पास्कल आ गया, या इसको पास्कल के जगह पे ई भी लिख सकती हो, 0.245 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो समझ में आया, वही आंसर यहाँ है, देख लो। पॉइंट में नहीं। अच्छा, यहाँ सेंटीमीटर में दे रखा है, ठीक है, सेंटीमीटर में दे रखा है तो 100 से मीटर में
कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ये तुम्हारा 100 इंटू 100, ठीक है, 20/100 10/100, तो ऊपर चला जाएगा, 4 जीरो से मल्टीप्लाई होगा, कितना आ जाएगा 2450 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आ गया, क्योंकि सेंटीमीटर में था। निकल जाएगा सेकंड वाला भी उसी तरह से। एरिया बदल दिया है, बोला है कि 40 इंटू 20 ऐसे रखा हुआ है, इसको निकालिए, ये वाला निकालिए, तो 40 इंटू 10 से तो हो जाएगा आसानी से। बायोन्सी क्या है, तो वही बायोन्सी अप थ्रस्ट है, बता ही दिए। ठीक, हैव यू एवर स्विम, जब आप तैरते हैं तो प्रेशर इन फ्लूइड सर। क्या है, इन फ्लूइड। हाँ तो फ्लूइड ही तो है, फ्लूइड, एयर भी तो फ्लूइड है जो फ्लो करता है। टॉपिक क्या है, और मैं टॉपिक है। अच्छा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारा और लिक्विड गैसेस आर क्या है, फ्लूइड है, लिक्विड और गैस दोनों, एयर भी फ्लूइड है, अभी बताए बोल रहे थे हम। तो प्रेशर वो भी करता है सरफेस पे, परपेंडिकुलर जो लगाता है, ठीक है, वो बायोन्सी है, उसी को आप थ्रस्ट बोलते हैं, शुरू शुरू में ही बता दिए। और अलग अलग लिक्विड का बायोन्सी क्या होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि डेंसिटी होता है सबका अलग अलग, मास बाई वॉल्यूम होता है डेंसिटी, डेंसिटी। अब इस मास बाई वॉल्यूम क्या होता है इसको तो कभी कभी छोटा सा 2 kg वाला बटखारा जो है छोटा सा ही रहता है और 2 kg हो जाता है, इतना बड़ा रुई लेते हैं तब भी 1 kg होता है। ये क्या है, किस कारण से हुआ, डेंसिटी के कारण से। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, इतना इतना बार फॉर्मूला देख चुके थे, ट्यूब का वॉल्यूम, ये सब। तो एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास रखा जा सकता है, एक दूध का बोतल में कितना दूध आ सकता है, वही तुम्हारा क्या हो गया, वॉल्यूम और मास। उसी में से हम देखेंगे मास बाय वॉल्यूम, वही होगा तुम्हारा डेंसिटी, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड पे डिपेंड करता है कि बायोन्सी क्या होगा, ज़्यादा होगा कि कम होगा। वही कह रहा है यहाँ पे, हैव यू एवर वंडर दैट शिप मेड, बड़ा बड़ा शिप जो है कैसे तैरता है, तो द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ अर्थ एक्ट ऑन बोटल। तो बोतल पे जो नीचे लग रहा है, देखो यहाँ पे, ये जो फोर्स लगा रहा है लिक्विड पे, ये क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। और जो लिक्विड चूंकि डूबा नहीं है अभी तक, तो ऊपर जो लग रहा है वो क्या है, बायोन्सी है। कौन सा फोर्स है, बायोन्सी। बायोन्सी है, दोनों जब तक नहीं डूबेगा तब तक क्या होगा, जब तक दोनों बराबर होगा, बायोन्सी और ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब जी और बायोन्सी दोनों जब तक बराबर होगा, बैलेंस होगा, तब तक नहीं डूबेगा, ठीक है। जब जी ज़्यादा हो जाएगा तो डूब जाएगा। यहाँ देखो ज़्यादा हो गया, सर ये तो हल्का था, छोटा था, क्यों डूब गया, इसमें प्रेशर, सरफेस एरिया क्या है, कम है, एरिया कम है, एरिया को छोटा से लिख दो यहाँ पे, स्मॉल है, उसके कारण से फोर्स क्या हो गया, प्रेशर क्या हो गया, ज़्यादा, वाटर को डिस्प्लेस नहीं कर पाया, डूब गया। नाव जो बड़ा होता है वो क्या करता है, पानी को डिस्प्लेस कर देता है, उसका एरिया बहुत ज़्यादा होता है। नाव इस तरह से, नाव तो चलो इस तरह से नाव होता है क्या, फ्लैटर होता है, उसका पेंदी क्या होता है, फ्लैटर होता है, इस तरह से होता है, ठीक है। ये जहाज भी इसी तरह का होता है, तो एरिया बढ़ जाता है, बढ़ जाने के कारण से वो पानी को डिस्प्लेस करता है और प्रेशर को कमा देता है, तो वही यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। तो ये 10 यस। बोटल इज क्या है, पुश्ड अपवार्ड
We have learned that weight of an object is the force due to gravitational attraction of earth. When bottle is immersed, जैसे बोतल डूब जाएगा, बार्ड फोर्स क्या है, हाँ, तो ग्रेटर हो जाएगा। समझ में आया? ग्रेविटेशनल फोर्स जब ज़्यादा हो जाएगा तो बोतल गिर जाएगा, कम्प्लीटली इमर्ज हो जाएगा। कभी कभी पानी के बीच में रहता है इस तरह से, तो यहाँ तक दोनों बराबर लग रहा है, तो पानी के बीच में, कभी कभी पूरे। तो समझ में आया नेल क्यों डूब गया, कि उसका सरफेस एरिया कम है, हम पानी को डिस्प्लेस कर पाया। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, प्रेशर वो ज़्यादा लगा, किसके कारण, किसके तुलना में, बायोन्सी के तुलना में, इसलिए क्या हो गया। वही क्या कर रहा है कि डाउनवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन नेल जो इज ग्रेटर देन द अपथ्रस्ट, जो नीचे से लगा रहा था उससे ज़्यादा बड़ा था कौन, डाउनवर्ड फोर्स, इसीलिए वो डूब गया। ठीक है, कोर्क का एग्जाम्पल है, कोर्क फ्लोट वाइल नेल सिंक। क्यों ऐसा हुआ, तो डेंसिटी के कारण से। क्यों, कोर्क हल्का होता है, बड़ा होते, एक तो बड़ा हुआ, हल्का हुआ, तो बड़ा हुआ फोर्स अपॉन एरिया, हल्का हुआ कम मास हुआ, तो फोर्स क्या होगा, कम, स्मॉलर। और बड़ा हुआ तो एरिया क्या हो गया, ज़्यादा, तो प्रेशर क्या होगा, छोटा, इस कारण से। और ये जो फोर्स स्मॉल हो रहा है किसके कारण से, डेंसिटी के कारण से, क्योंकि मास बाई वॉल्यूम बहुत बड़ा हो करके भी कम मास उसका है, यानी डेंसिटी क्या है, कम है, इस कारण से। और नेल के साथ ऐसा नहीं है, नेल का एक तो एरिया बड़ा, एरिया छोटा है, फोर्स ज़्यादा है, क्योंकि मास बाई वॉल्यूम, बहुत छोटा वॉल्यूम होते हुए भी कील भारी है, तो डूब गया, पानी को डिस्प्लेस नहीं। समझ में आया? डेंसिटी ऑफ एन आयरन इज मोर, वही बतवा जो हम बताए अभी वही बोलेगा। डेंसिटी ऑफ एन आयरन नेल जो है ज़्यादा है डेंसिटी ऑफ वाटर से, इसलिए डूब जाएगा। तो जो चीज़ अगर दोनों डेंसिटी, पानी का डेंसिटी और वाटर का डेंसिटी दोनों का सेम है, तो कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, फ्लोट करेगा। ठीक है, बीच में जा करके फ्लोट करेगा, दोनों का अगर बराबर रहेगा तो आधा डूब करके। ठीक है, अगर डेंसिटी कोर्क का क्या है, कम है, कोर्क का डेंसिटी नहीं, कोर्क ही तो ऐसे ही बताया जा रहा है ना, वास्तविक में देखो ना यहाँ पे, अगर डी डेंसिटी ऑफ कोर्क, अगर डेंसिटी ऑफ कोर्क डीसी लिख रहे हैं इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर, दोनों बराबर है, तो कहाँ रहेगा बोतल में, बीच में रहेगा तुम्हारा कोर्क। ठीक है, अगर DC इज ग्रेटर देन DW, कहाँ आएगा, बॉटम में। ठीक है, और DC ग्रेटर है, डेंसिटी ऑफ कोर्क ज़्यादा है तब। और अगर DC इज लेस देन DW, डेंसिटी ऑफ कोर्क अगर कम है डेंसिटी ऑफ वाटर से, पानी के ऊपर फ्लोट, तो ऊपर ही रह जाएगा। समझ में आया? पानी भरा हुआ है ये बताना चाह रहे हैं, ऊपर ही रहेगा इस सिचुएशन में। लिख लो इसको, नोट कर ली हो, समझ में आया? देयरफॉर ऑब्जेक्ट ऑफ डेंसिटी लेस देन, समझ में आ गया ना, जो बताया यही वाला बात बोलेगा, सिंक करेगा कि नहीं करेगा। तो सिंक कब कर जाएगा, कब डूब जाएगा ऑब्जेक्ट, अब ये डेंसिटी ऑफ कॉर्क ज्यादा रहेगा और डेंसिटी ऑफ वाटर कम रहेगा। हाँ, तो कोई भी सामान का डेंसिटी अगर ज़्यादा होता है पानी से, तो वो पानी में डूब जाएगा। Why is difficult to hold a school bag having a strap made up thin and strong? शुरू में हमने बताए थे कि अगर तुम्हारा थिन है, पतला अगर है स्ट्रैप, कंधा वाला, तो डिफ़िकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है, इसलिए चौड़ा होना चाहिए। तो तुम लोग को यही शिक्षा दे रहे हैं कि तुम लोग जो है बैग खरीदना किस तरह वाला, चौड़ा फीता वाला। तो सर
सर इतना छोटा बैग का चौड़ा फीता, जितना छोटा बैग है उतना ही चौड़ा या उससे ज़्यादा ले लेंगे फीता तो ठीक नहीं लगेगा। फैशन इज अनदर थिंग। व्हाट डू यू मीन बाय बायोन्सी, समझ में आया? लिक्विड के द्वारा जो Yes. लगाया जाता है अपथ्रस्ट, प्रेशर, परपेंडिकुलर, बार्ड, बायोन्सी। व्हाई डज एन ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक, क्यों होता है? क्यों होता है? डेंसिटी के कारण से। लिख देना और बता भी देना कि डेंसिटी, एग्जाम्पल दे देना, ठीक है? बायोन्सी तो आर्किमिड प्रिंसिपल वो रहता है, उसमें भी आता है ना। आता तो है, ठीक है, लेकिन बायोन्सी क्या कहते हैं वो पूछा है यहाँ पे। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल खाली यही कहता है कि कितना पानी डिस्प्लेस करता है। अगर दोनों इक्वल है, जितना मास है शिप का और उतना ही पानी डिस्प्लेस कर रहा है, तो शिप क्या करेगा? नहीं डूबेगा, फ्लोट करेगा। तो वही है। यू विल फाइंड द क्या है, इलोंगेशन ऑफ स्ट्रिंग, रीडिंग बैलेंस, डिक्रीज स्टोन ग्रेजुअली, लोअर द वाटर, however no further change observed once a stone get finally emerge. What do you infer? Decrease in extension of a string। ये ऐसे ही बता रहा है स्प्रिंग बैलेंस और ये वाला चीज जो है तुम्हारा। उसके बाद फिर क्या है? वी नो दैट, हाँ आ गया ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल। डूबेगा कि नहीं डूबेगा डेंसिटी वाला जो तुम्हारा, यहाँ आ जाओ। कह रहा है कि व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ बायोन्सी, बायोन्ट फोर्स जो एक्सपीरियंस बाई बॉडी कैसे होगा? तो क्या है, इट इज सेम इन ऑल फ्लूइड फॉर गिवन बॉडी। सारा फ्लूइड में क्या होगा? बराबर होता है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है तुमसे, तो क्या होता है? बराबर नहीं होता है, क्योंकि डेंसिटी पे डिपेंड करता है ना। अभी बताया डेंसिटी पे डिपेंड करता है कि कितना होगा, तो बराबर नहीं होता है, ये बराबर नहीं होता है। कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ बायोन्ट फोर्स एक्सपीरियंस बाई बॉडी अलग होगा, हाँ अलग होगा, ठीक। डू ऑल बॉडीज इन अ गिवन फ्लूइड एक्सपीरियंस सेम बायोन्ट फोर्स, क्या सारा बॉडी जो है सेम बायोन्सी फोर्स लगता है? ये भी नहीं, डिपेंड करता है एरिया पे भी, ठीक है। एरिया पे डिपेंड करता है कि कितना वाटर को डिस्प्लेस करता है। तो सारा जवाब यहाँ पे मिल गया। सारा का जवाब जो है मिला है इस प्रिंसिपल में, आर्किमिडीज प्रिंसिपल में। ये क्या कहता है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है कि when a body is immersed fully or partially in fluid it experience upward force that is equal to weight of the fluid displaced by it, ठीक है। कितना फ्लूइड जो है कितना डिस्प्लेस हुआ उतना ही बायोन्सी लगेगा। तो ज़्यादा भी लग सकता है, शिप के फोर्स से, जितना शिप वजनदार है उससे ज़्यादा भी बायोन्सी हो सकता है। डिपेंड करेगा कितना वाटर को डिस्प्लेस कर रहा है। समझ में आया? नहीं आया तो बोलो। Yes, sir, आ गया। Now can you explain why a further decrease in elongation of a string was not observed activity? क्या मतलब है इससे? आर्किमिडीज जो है ग्रीक है, ग्रीक साइंटिस्ट, डिस्कवर्ड प्रिंसिपल। ये यूरेका एक बार गए थे यहाँ पे पानी में, वाटर टब ओवरफ्लोड व्हेन क्या स्टेप्ड इनटू इट, जब उसमें डूबा तो पानी कम था वाटर टब में और क्या हो गया? बढ़ गया। तो अभी के कोई चीज़ जाएगा तो पानी ऊपर उठेगा, लेवल पहला से पढ़ते आ रहे हैं। कौआ ने कंकड़ डाला बढ़ गया पानी। तो विच मीन्स क्या है? तब ये देखे कि यूरेका बोलने लगे, मतलब आई गोट इट, ठीक है। दिस नॉलेज हेल्प हिम टू डिटरमाइन प्योरिटी ऑफ गोल्ड इन द क्राउन मेड फॉर द किंग। हिज वर्क इन फील्ड ऑफ जियोमेट्री में भी मैकेनिक्स, ये सब जो है वो उल्ली से रिलेटेड जो होता है
वो एक्सेल ये सब पे काम किए हैं। पुली का काम क्या होगा? सर ये क्या कर रहे हैं आप? कभी इस तरह का सेटअप हो सकता है। ऐसे। ढेर सारा पुली है और ब्लॉक है। चलो इतना पुली मान लो तुम नहीं देखी हो, क्रेन में देखी हो पुली लगा रहता है, तार से खींचता है, ऐसे 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 गोल 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 खींचता है और वो क्रेन ऊपर उठता है। नहीं देखी हो? मस तो मशीन चलते हुए देखे हो? फीता लगा रहता है, पुली से चलता है। हाँ सर, हाँ सर। ये तो आसान है। तो आर्किमिडीज इस पे भी अपना प्रिंसिपल दिए हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल है क्या है, मेनी एप्लीकेशन, अभी जहाज से लेकर के लोकोमोटिव से बहुत, मतलब कि इलेक्ट्रोमीटर जो है, दूध मापने वाला, दूध के प्यूरिटी को किससे मापा जाता है? इलेक्ट्रोमीटर। तो इलेक्ट्रोमीटर बेसिकली मापता क्या है? डेंसिटी मापता है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है? बहुत जगह काम आता है। आ जाओ क्वेश्चन। यू फाइंड योर मास 42 किलो, तुमको पता चला कि तुम्हारा वजन है 42 किलो ऑन अ वेट मशीन। इज योर मास मोर देन 42 kg? ठीक है, क्या तुम्हारा मास जो है वो मोर देन 42 kg है? देखो ध्यान से, बेइंग मशीन पे मापा है, यानी कौन सा बैलेंस? स्प्रिंग बैलेंस जो चौकुट वाला रहता है उस पर चढ़ करके। तो ये क्या होता है? मास इंटू ग्रेविटी। ग्रेविटी होता है 9.8। तो समझ में आया? यस सर। तो ये क्या हो जाएगा? तो मास तुम्हारा x इंटू 9.8 और हमारा हो गया तुम्हारा x ही। तो क्या तुम्हारा मास जो है वो ज़्यादा होगा? ये मास मोर और लेस 42 kg। मास हमेशा क्या होता है? सेम ही होता है। देखो तो बुक के लास्ट में कुछ लिखा होगा इसका आंसर। तो नेक्स्ट देखो, यू हैव अ बैग ऑफ कॉटन एंड क्या है? आयरन बार। एक बैग है जिसमें कॉटन है और एक बैग है क्या है? आयरन बार है। इच इंडिकेटिंग अ मास ऑफ 100 kg, दोनों का मास क्या है? 100 kg है। व्हेन मेजर ऑन वेइंग मशीन, जब तौलने वाला मशीन पे मापा गया। ठीक है, इन रियलिटी वन इज क्या है? हैवियर देन अदर। कैन यू से व्हिच वन इज हैवियर देन अदर एंड व्हाई? एक भारी है 100 kg होने के बाद भी क्या है तुम्हारा? एक भारी है और एक हल्का है, ऐसा क्यों? तो भारी और हल्का कैसे मापेंगे? पानी के तुलना में ना। आयरन वाला भारी है, चूंकि डेंसिटी ज़्यादा है, सरफेस एरिया कम है, डूब जाएगा। तो आयरन भारी है और तुम्हारा कॉटन वाला क्या है? हल्का है। बस हो गया। तो भी तो डूब जाएगा। कैसे डूब जाएगा? बाद में ना डूबेगा, जब भीग जाएगा तो। पानी को सोख तो लेगा। वो छोड़ो ना, रिलेटिव डेंसिटी देखते हैं। पानी के तुलना में दूसरे बॉडी का जो डेंसिटी होता है उसको रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे आयरन है, डेंसिटी ऑफ आयरन अपॉन डेंसिटी ऑफ क्या? वाटर। इसी को क्या बोलते हैं? रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव, लिख लो, रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट नहीं होता है। लिखो, ऐसे करके ऐसे लिख दो रिलेटिव डेंसिटी, और लिख दो कि रिलेटिव डेंसिटी हैव नो यूनिट, हैज नो यूनिट। वो यूनिट नहीं होता है, आ जाएगा एग्जाम में।
और डी क्या है यहाँ पे, डेंसिटी ऑफ आयरन, डेंसिटी ऑफ वाटर। लिख लियो। यस सर। तो समझ में आ गया रिलेटिव डेंसिटी, सब समझ में आया। डेंसिटी ऑफ सबस्टांस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, यही रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, तो नो यूनिट है ना, लिखा हुआ है हैज नो यूनिट। चलो, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर जो है इतना दे रखा है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाट ये डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इतना, डेंसिटी ऑफ वाटर इज इतना। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ सिल्वर? तो अभी क्या देखें, डेंसिटी ऑफ सिल्वर अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, उसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव डेंसिटी। कितना हो जाएगा, 10.8। अब डेंसिटी ऑफ सिल्वर नहीं निकल जाएगा? तो ऐसा ही यूनिट। हाँ, तो साइनेट तो निकल जाएगा ना। डेंसिटी का क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। तो मास का क्या होता है, केजी। वॉल्यूम का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब। तो हो गया केजी पर मीटर क्यूब, लिख दिया है। ऐसे अगर नहीं करेगा तो माइनस साइन देगा। तो डेंसिटी क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, वाटर का और उसका, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये आया 10.8 इंटू इतना, देख लो किया है यहाँ पे, केजी मीटर, केजी पर मीटर क्यूब। समझ में आया? तो वही है कि क्या आप पढ़े, व्हाट हैव यू लर्न, समझ में आया जो पढ़ी हो यहाँ पे, क्या क्या पढ़ी हो क्विक देख लो। द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट ऑफ मास, दोनों मास के प्रोपोर्शनल होता है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस बिटवीन देम, बता दिए थे कल। ठीक है, ग्रेविटेशन इज क्या है, बिग फोर्स है, उतना स्ट्रांग नहीं है, अनलेस लार्ज मास नहीं इन्वॉल्व होता है तो उसका असर उतना देखने को नहीं मिलता है। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ड्यू टू अर्थ इज कॉल्ड क्या है, ग्रेविटी। अर्थ जो फोर्स लगाती है उसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटी। और छोटा जी जो है वो क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो बता दिए थे इसको। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी डिक्रीजेज विथ एल्टीट्यूड, जैसे जैसे ऊंचाई जाते हैं ग्रेविटी क्या होता है, घटते जाता है। और इट ऑल्सो वेरी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ पे भी वेरी करता है। डिक्रीजिंग फ्रॉम पोल टू इक्वेटर, यानी पोल पे ज़्यादा होता है, इक्वेटर पे कम होता है। द वेट ऑफ बॉडी फोर्स सब बता दिए ये सब। यस सर। तो बस तुम्हारा काम रह गया बनाना, जो नहीं बनेगा बताएंगे। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड 1 kg ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस, क्या हो जाएगा। और देखो, अर्थ का रेडियस दे रखा है, मास भी दे रखा है। तो कह रहा है यहाँ पे कि अर्थ है ये, और यहाँ पे 1 kg मास रखा हुआ है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर। ये डिस्टेंस हो जाएगा तुम्हारा, बस लगा दो। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, कैपिटल जी इंटू एम। हाँ, तो एम हो गया 6 इंटू 10⁻24, और बस मास तो 1 kg है, और आर स्क्वायर 6.4 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻6। इसी को सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। इसी की जगह पे रख दो 6.67 इंटू 10⁻11। ठीक है, तो बस यही है तुम्हारा, इतना क्वेश्चन बना करके गोल्डन से, और फिर हमको दिखाओगी। अब अब कुछ रह गया क्या, ग्रेविटी अब समझ में आया? अब अगर नहीं समझ में आया तो समझ लो कि फिर दिक्कत है। इतना सुंदर से हम ग्रेविटी बताए हैं, जहाँ दिक्कत होगा ग्रेविटी में वो फिर तुम पूछ सकती हो। ठीक है।